सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। चंद्र प्रकाश, सूर्या, मासूम, ज्योति, पूजा यादव, अजय वर्मा, राजीव, अनिल, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? बताइए, कैसे हाल चाल हैं? अग्निवीर निकल जाएगा, सब निकल जाएगा इससे। तुम बस पढ़ते रहो, तुम बस पढ़ते रहो बच्चों। चलिए, आइए तेजी से क्लास को शुरू करते हैं। आज देख रहे हो हमने कैसा रंगीन चित्र लगाया है। आज पूरा माहौल बनाया है। आज पूरा माहौल बनाया है कि जितनी भी आपकी शिकायतें हैं वो सब शिकायतों को एक साथ ही खत्म कर देंगे। देख रहे हो ना आज कैसा माहौल बनाया है पीछे हमने। मैं अच्छा हूँ राकेश भाई, मैं अच्छा हूँ। देख रहे हो। आज हमने पूरा माहौल बना के आए हैं घर से कि आज आपकी सारी शिकायतें खत्म कर देंगे, जो भी आपकी शिकायतें अब तक रही हैं। चलिए, पानी लेंगे। चलो, बढ़िया हो ना? आवाज भी आ जाएगी बच्चों, आवाज आ जाएगी, चिंता ना करो, सब आ जाएगी, है ना? शुरू। अब देखो, सुनो ध्यान से। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और वो जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा। हाँ, दुर्गेश कह रहे हैं आप भी अपडेट हो रहे हैं। हाँ, हम भी अपडेट हो रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। आप लोगों से धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो, सुनो ध्यान से। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। और जो आपकी जो पेपर को मैंने देखा है, पेपर को जो मैंने समझा है, उस पेपर को देखने में मुझे ये समझ में आया, इस चैप्टर से ये समझ में आया कि जो है हमारा एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का एक एक जो लाइन है, हमारी एक एक जो लाइन है, वो लाइन हमारी पेपर में आई हुई है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, 2 मिनट में हम लोग बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो हमारे पेपर में आती होंगी। तो कैसे जांच करें कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पेपर में आती है और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पेपर में नहीं आती है? तो अब हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं, टेंथ क्लास के एनसीईआरटी को देखते हैं, तो जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसकी हमें एक एक रासायनिक अभिक्रिया याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो सुनो ध्यान से, हम लोग शुरू करते हैं और अपना चलते हैं। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहला सवाल ये होता है, देखो अब मेरा काम भी कितना बच गया है लिखने का, कुछ मैं लिखता भी रहूंगा साथ साथ में। हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब हम कहते हैं कि हमारे आसपास दुनिया भर की चीजें हैं, हमारे आसपास दुनिया भर के जो है पदार्थ हैं, दुनिया भर के पदार्थ हैं, वो पदार्थ कैसे बने होंगे? तो हम कहेंगे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब अभिक्रिया करता है, उसके साथ मेल करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है या उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। आपने पिछली क्लासेस में संयोजकता को पढ़ा है। संयोजकता में आपने ये समझा है कि किसी की संयोजकता 3 है, किसी की संयोजकता 2 है, किसी की संयोजकता 1 है। मतलब जब कोई बहुत सारे तत्व आपस में मिलते हैं और बहुत सारे तत्व आपस में मिलने के बाद एक संयोग करते हैं, एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का क्या हुआ? एक ऐसी क्रिया,
एक ऐसी क्रिया या एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया या एक ऐसी एक्टिविटी जो रसायनों के बीच में हो रही होगी। जो रसायनों के बीच में एक्टिविटी हो रही है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की खास बात यह होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, आप समझेंगे कि हम इसे कैसे समझें। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि अपने आसपास की कुछ चीजें जब आप अपने आसपास देखेंगे, अपने आसपास के आप कुछ अनुभव देखेंगे, तो पहला अनुभव देखेंगे आप कि गर्मी के दिनों में अगर कमरे के तापमान पर आप दूध को खुला छोड़ देते हैं, गर्मी के दिनों में अगर तापमान को खुला छोड़ देते हैं तो दूध से दही बन जाता है या दूध फट जाता है। अगर दूध फट गया है तो जरूर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई होगी, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई होगी अगर दूध फट रहा है तो। फिर यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो आपने कहा कि कोई लोहे का तवा है, तसला है, कील है, उसको आर्द्र वायु में अगर खुला छोड़ देते हैं, अगर उसको आर्द्र वायु में खुला छोड़ देते हैं तो जरूर उसमें कोई ना कोई बाहर परत बन रही है, और वो जो परत बन रही है लोहे के ऊपर, जो लोहे के ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की जो परत बन गई है, वो जो नया पदार्थ बनकर तैयार हो गया है, उस नए पदार्थ को ही हम क्या कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहां से आगे देखेंगे आप अंगूर का किण्वन हो जाना। अंगूर का किण्वन हो जाने का मतलब है कि जैसे हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम, हाँ नोट करते चलना है, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी भाई। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जौ से हम शराब बनाते हैं, जौ से शराब बनाते हैं या अंगूर से शराब बनती है, तो अंगूर के सड़ने के बाद, अंगूर के गलने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसे अंगूर का किण्वन कहते हैं। किण्वन का मतलब होता है, किण्वन का मतलब होता है कि जब कोई जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में, जब कोई जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे अंगूर का किण्वन कहते हैं या उसे किण्वन कहा जाता है। अगर भोजन के पकाए जाने की बात करें तो खाने का पकाया जाना भी, हमारे आसपास की अभिक्रिया देख रहे हैं, खाने का पकाया जाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम देखें कि हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि रासायनिक अभिक्रिया हम हमारे आसपास होते हुए देख सकते हैं इन उदाहरणों से। दूध अगर फट गया है तो भी हम रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, लोहे पर जंग लग गया है तो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, अंगूर से शराब बना रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन को पकाया जा रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर हमारा शरीर जो है खाने का पाचन कर रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वहां से ऑक्सीजन CO2 हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो भोजन बनाता है, जो भोजन बनाता है वो भी किस रूप में होता है, वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप ऐसा करेंगे, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको वहां से देख देख के लिखते रहेंगे। अब हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहले सवाल पर चलते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम है, अगर हम मैग्नीशियम के एक रिबन को, मैग्नीशियम के एक टुकड़े को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के बाद वो सफेद पाउडर में चेंज हो जाता है, जलाने के बाद वो सफेद पाउडर में चेंज हो जाता है। सर ये सफेद पाउडर में चेंज होना क्या एक रासायनिक अभिक्रिया होगी? तो हां, रिबन का मतलब है, रिबन का मतलब है एक पतली सी प्लेट, मैग्नीशियम की एक बहुत बारीक सी प्लेट होगी, उस पर हम लोग मैग्नीशियम को जला देंगे तो चूर्ण में बदल जाएगा। अब ये बताइए क्या इस चूर्ण से दोबारा से ये प्लेट बनाई जा सकती है? इस चूर्ण से दोबारा से ये प्लेट नहीं बनाई जा सकती। उसका कारण यह है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सेबल होती है। इरिवर्सेबल का मतलब होता है कि उनको दोबारा से उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। एक तो एनसीईआरटी ये एक्सपेरिमेंट देती है कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो वो सफेद लो के साथ जलता है। सवाल पूछा गया है कि मैग्नीशियम को अगर हम जलाएंगे तो कैसी लो के साथ बढ़ेगा? तो वो सफेद लो के, सफेद चमक के साथ जो है जलता है, सफेद चमक के साथ बलता है। ठीक है, बात समझिए।
अच्छा, अब यहां से आगे चले तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने लिया, और एक्सपेरिमेंट दूसरा हमने लिया कि अगर आप लोग किसी एक ऐसे फ्लास्क में, किसी ऐसे फ्लास्क में आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं और उसमें जिंक डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक डालते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक फ्लास्क है, इसमें आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डाल दिया, ये एक प्रकार का एसिड है, और इसमें जगह 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 ऐसा आपने क्या डाल दिया, जस्ता डाल दिया, जिंक डाल दिया। तो जिंक और H2SO4 डाल देने पर उसमें से कुछ गैस निकलती है, उसमें से कुछ गैस निकलती है। और रासायनिक अभिक्रिया ये कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि जरूर उसमें कोई ना कोई नया पदार्थ बन रहा होता है। आपने दिया है इसमें H2SO4, आपने दिया है इसमें जस्ता, और जस्ता H2SO4 डालने के बाद भी इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अभी तक हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल समझे और एक डेफिनेशन देना चाहते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से पहली स्लाइड से लेकर चलूंगा। चलिए सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक साथ संपर्क में आते हैं तो उनका या तो रीअरेंजमेंट होता है, या तो वो पुनर्व्यवस्थापन होता है, या फिर वो जो है पुनर्व्यवस्थापन होता है, या किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे पानी का बनना, पानी के बनने में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो H2O बन जाता है। हाइड्रोजन की प्रकृति ज्वलनशील होती है, हाइड्रोजन की प्रकृति ज्वलनशील होती है, और ऑक्सीजन की प्रकृति, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, आग को जलाने में सहायक है। जबकि दोनों के मिल जाने पर पानी बन जाता है, और ये जो पानी है, ये पानी की भूमिका है जो आग को बुझाने में सहायक है। अब ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा तो एक साथ मिलते हैं, एक साथ संपर्क में आते हैं, तो पदार्थों का रीअरेंजमेंट होता है और किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है, उसकी खास बात यह होती है, सर बताते जाने की क्या क्या नोट करना है। भैया ये सारा मैंने वही लिखवाया है जो नोट करना है, वही लिखवाना है जो नोट करना है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो हमने पानी लिया, ऑक्सीजन लिया, पानी और ऑक्सीजन को मिलाया तो हमने H2O बनाया। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन आपने ली। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां से शुरू कर रहे थे, और यहां से शुरू करने पर हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं और इसका समीकरण हमारा चैप्टर होगा। जब इस चैप्टर को आगे पढ़ने चलेंगे तो हम कहेंगे कि सर हमारे जो हैं आसपास के पहले कुछ अनुभव देखें कि क्या हमारे आसपास के जीवन के अनुभव में भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हमें दिखती है क्या। तो हमने कहा कि हाँ, अगर हम दूध को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, दूध दही बन जाता है। फिर अगला हमने कहा कि अगर लोहे को हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, और अगर जंग लग जाता है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम अंगूर को देखते हैं, अंगूर से शराब बनाया जाना भी रासायनिक अभिक्रिया है। खाने का पकाया जाना भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और हमारा शरीर जो भोजन पचाता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहां से हम इतनी बात समझकर निकले कि हमारे आसपास कुछ चीजें घट रही हैं और हमें उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, अच्छा सर, एनसीईआरटी ने दो इमेज लगाई हैं कि अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और इससे आगे चलें तो दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया कि अगर किसी फ्लास्क में हम लोग ये सल्फ्यूरिक एसिड लगाते हैं, उसमें जिंक लगाते हैं, तो उससे H2O गैस निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये भी नया पदार्थ बनकर तैयार हो रहा है। तो जो नया पदार्थ बनकर तैयार हो रहा है ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन दोनों चीजों को समझने के बाद हम इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि सर रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? तो हमने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं
उन पदार्थों से कोई मिलने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, या फिर नए पदार्थ के अलावा उनका रीअरेंजमेंट होता है। जब विस्थापन प्रक्रिया हम पढ़ेंगे तो विस्थापन प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब्दील हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे के संपर्क में आने पर उनसे परमाणुओं का रीअरेंजमेंट, पुनर्विस्थापन होता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक डेफिनेशन तो हमारी ये हुई। जब आप यहां से आगे चले तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि कैसा कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो पहला उदाहरण हमने लिया कि पौधों की पत्तियों का निर्माण और प्रकाश संश्लेषण। सूरज से रोशनी आई, सूरज से रोशनी आई, पौधों के पास अपना पानी था, मिट्टी से उन्होंने खनिज ले रखे थे, मिट्टी से खनिज लिया, सूरज की रोशनी थी, पानी उसमें पहले से था पौधे में। तो जैसे ही सूरज की रोशनी आकर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आपने कहा सर पौधों प्रकाश संश्लेषण भी कैसी है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर आपने कहा आदमी जो खाना खाता है, क्या वो भी रासायनिक अभिक्रिया है? जिस रूप में आप खाना खाते हैं, जिस रूप में आप खाना खाते हैं, खाना आपने खाया, खाना आपने चबाया, जो लार होती है, लार में ही एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, या उसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। तो एमाइलेज या टाइलिन जो एंजाइम है वो खाने को पचा रहा है। अब वो खाना जो था हमारे शरीर में यहां भुजाओं में जाकर प्रोटीन के रूप में चला गया, जो अपशिष्ट था वो बाहर चला गया, पसीने के रूप में बाहर वाष्प चली गई। तो खाने के पचने के बाद भी नए नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। सर शरीर द्वारा जो भोजन का अवशोषण होता है, जब खाना पेट में जाता है, पेट में खाना जाने के बाद जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के भीतर उंगली के जैसी एलोय, उंगली के जैसी कुछ सतह होती है। वो सतह खाने के पाचन को या खाने का अवशोषित करती है, और खाने को अवशोषित करने के बाद, खाने को अवशोषित करने के बाद वो खून में मिल जाता है। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, अब यहां से आपको एक बात ध्यान देनी है, और यह है कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली विशेषता होती है क्या? पहली विशेषता होती है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिया आपने, मान लेते हैं कि कुत्ता है और वो कुत्ता मर गया है। ये आपका कोई कुत्ता था और कुत्ता मर गया है। मरने के बाद आप देखते हैं कि इसके आसपास से स्मेल आती है, इसके आसपास थोड़ा थोड़ा पानी फैल गया है, पानी फैल गया है, और 2, 4, 10 दिन के बाद जो इसकी हड्डियां थी वो हड्डियां तो आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन जितना भी मांस था वो सारा गल गया है। तो यानी कि ये जो ठोस पदार्थ था, ये कुत्ता जो ठोस और तरल पदार्थ था, इसमें वो स्मेल के रूप में, गैस के रूप में, पानी के रूप में तब्दील हो गया, पानी के रूप में तब्दील हो गया। इसे ही कहा कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे इससे पहले वाली जो आपने स्लाइड देखी, उसमें देखा कि भाई H2SO4 है, उसमें आपने जिंक मिलाया, जिंक मिलाया तो जिंक मिलाने पर उसमें से क्या निकली? उसमें से वाष्प निकली, उसमें से गर्मी निकली, H2 निकली उसमें से। तो ये जो H2 इसमें से निकली है, ये भी किसका परिवर्तन है? ये भी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। ये भी किसका परिवर्तन है? ये भी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। सर हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि आपने जो चूना होता है, जिसे आप कली कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, इस चूने को जब आप पानी में डालते हैं, चूने को, ये तो ठोस अवस्था में है, जब आप इस चूने को पानी में डालते हैं तो चूना जलीय अवस्था में आ जाता है, एक्विस्टिक जलीय अवस्था में आ जाता है, और इसमें से हीट निकलती है। तो इसका मतलब यह होता है कि अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक, अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन का ही एक भाग है। दूसरा, क्या रंग में परिवर्तन हो सकता है? सर हमने सुना है कि लोहे में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग गया
तो वो किसका एग्जाम्पल है? रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आपने कहा सर चांदी काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, किसका एग्जाम्पल है? चांदी काली पड़ गई है, किसका एग्जाम्पल है? चांदी भी जो है रंग परिवर्तन हो गया। आपने कहा सर तांबा होता है, हां तांबा होता है। तांबा जब ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो तांबा हरा हो जाता है, तांबा हरा हो जाता है। इसका मतलब अगर रंग में कोई बदलाव आता है तो भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, तो भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। बात समझ रहे हैं? फिर आगे चलें। गैस का निकास या उत्सर्जन हो जाना, क्या कोई गैस निकलती है क्या? सर ध्यान से समझिए, जब कोई चीज सड़ती है, जब कोई चीज सड़ती है, जैसे गोबर, गोबर गैस आपने ली, आपने गोबर गैस ली, और जब कोई चीज सड़ रही है, गोबर सड़ रहा है, तो इससे इससे CH4 मीथेन निकलती है। क्या निकलती है? मीथेन निकलती है। तो आप कहेंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उससे CH4 निकल सकता है। ठीक है सर, जब कोई चीज जलती है, जब कोई कार्बन जलता है, कार्बन की कोई भी चीज, जैसे हम आप कोई भी चीज, अगर कार्बन की कोई भी चीज जलती है तो उससे क्या निकलती है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, इसका मतलब जरूर उससे कोई ना कोई गैस का निकास हो रहा होगा। सर तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है क्या? क्या तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है? जब मम्मी रात में दूध जमाती है, जब मम्मी रात में दूध जमाती है, उसमें जामन डालती है, तो मम्मी ये देखती है उसमें उंगली डाल के कि उसका कितना टेम्परेचर है। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी पदार्थ के साथ, तो उसके तापमान में भी वृद्धि हो सकती है, टेम्परेचर में भी बदलाव हो सकता है, और अवक्षेप का निर्माण भी हो सकता है। अवक्षेप के निर्माण का मतलब यह होता है कि जैसे मान लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं कि आपने दूध लिया, दूध में आपने नींबू डाल दिया, नींबू डालने के बाद जो गला है, जो पनीर है, वो नीचे बैठ गया। नींबू डाल देने से दूध का रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और जो बचा है, जो नीचे बैठ गया है, उसे अवक्षेप कह रहे हैं। अवक्षेप का मतलब है कुछ अपशिष्ट का बच जाना। अवक्षेप का मतलब है कोई चीज जो पहले छिपी हुई थी वो जम गई है, और वो एक जगह जमकर इकट्ठी हो गई है, उसे अवक्षेप कहते हैं। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, 5 चीजों से पता लगता है। उसकी अवस्था में बदलाव आता है, उसके रंग में बदलाव आता है, उससे कोई ना कोई गैस निकलती है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। यह सवाल आया है आपका, जो है यह सवाल आया है आपका 2024 में रेलवे टेक्नीशियन में सवाल आपका आया है। बच्चों एक बार बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार प्लीज बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार बता दीजिए, ये ठीक है क्या? बताइए भैया, ये नहीं हट रहा है, ये पूरा छिप रहा है ना, ये कर दिया था। अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत क्लियर है, आ रहा है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं जरा एक बार। ये पहले आपने ये देखा क्या? पहले आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये चीजें बदल सकती हैं। और अब कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको बताता है, 2024 में सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ए कहता है गैस का निर्माण। क्या गैस का निर्माण होता है? ए कहता है गैस का निर्माण, पहली बात। दूसरा, बी कहता है अवक्षेप का निर्माण।
प्रेसिपिटेट होता है क्या? हाँ, अवक्षेप का निर्माण कहता है। तीसरा कहता है कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है क्या? हाँ, भौतिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकता है। चौथा कहता है रंग में परिवर्तन। ये ऊपर नीचे होना चाहिए था, स्लाइड में थोड़ी तकलीफ है लेकिन कोई बात नहीं। रंग में परिवर्तन, तो आप कह सकते हैं रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। यह सवाल 2024 में आया है और कहां से आया है? 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में यह बात लिखी गई है। जो सा मैंने आपको ये लिखवाया ना, सारा 10th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है और यह सवाल आरआरबी ने पूछ लिया है आपसे। बात क्लियर है? यहां से आगे बढ़ेंगे। जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो सवाल एक और है इसमें, ये देखिए सवाल। यह सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? कौन सा ही निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? नहीं हुई है। पहला, क्या आकार में परिवर्तन होता है क्या? पहला ऑप्शन। क्या कोई गैस पैदा होती है? दूसरा ऑप्शन। क्या रंग में बदलाव होता है? तीसरा ऑप्शन। क्या अवस्था में बदलाव होता है? चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। ध्यान से समझेंगे। आकार में परिवर्तन नहीं होता भाई, आकार में परिवर्तन नहीं होता। आकार तो भौतिक है। अगर आपने एक लड्डू के 2 टुकड़े कर दिए तो यह आकार में परिवर्तन है। आकार का परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। आकार का परिवर्तन हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है। किसी पेज के आपने 2 टुकड़े कर दिए, वो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो आप क्या कहेंगे कि गैस की उत्पत्ति भी होती है, अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है। तो भैया ये एक प्रकार का रासायनिक, तीनों के तीनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन किसी आकार में बदलना, जैसे आप कहें कि भैया कोई बर्फ था, कोई बर्फ था और बर्फ से कोई चीज पानी बन गई, तो ठोस का द्रव में बदलना तो आकार में परिवर्तन हुआ। तो ठोस का द्रव में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या यहां तक? क्या ये पैटर्न ठीक लग रहा है कि पहले आपको जो है बताएं और फिर सवाल करा दे तुरंत? एक बार बता दीजिए प्लीज, क्या ये बात ठीक है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला लेते हैं, अगला लेते हैं। अगला आता है कि रासायनिक समीकरण। ये थोड़ा हमें मोटा कर देंगे इसको आज, ये क्योंकि पहली बार बनवाया है। तो सवाल होता है रासायनिक समीकरण। अगला रासायनिक समीकरण। अभी तक तो जो हमने समझा है केमिकल इक्वेशन, अभी तक जो हमने समझा है वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना, नए पदार्थ का बन जाना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया बनती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया से टेम्परेचर में बदलाव आता है, गैस उससे निकल सकती है, सर उसका रंग का परिवर्तन हो सकता है ना बच्चे। तो ऐसा हो सकता है। अब हमने कहा सर रासायनिक अभिक्रिया समझ ली, उससे 2 सवाल भी कर लिए। अब है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण क्या होती है बच्चों? सुनो, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जब हम बहुत लंबे पैराग्राफ को, जब हम बहुत लंबी बात को कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ कुछ अपने सिंबल, कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से अगर हम लोग किसी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। जैसे
अगर मैं वैसे लिखता सामान्य तौर पर, तो मैं लिखता कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन मैं इस बात को ना लिखकर कुछ प्रतीकों के माध्यम से ऐसे लिख दूं, जैसे कार्बन का सिंबल सी है, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को एक्सप्रेस करना, रासायनिक अभिक्रिया को आसान शब्दों में लिखना, या रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त संक्षिप्त संकेतों के माध्यम से, छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से समझाना ही, लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए यहां से आगे चले। आगे चले तो आपने कहा सर रासायनिक अभिक्रिया आप एक बार बताइए। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होता है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। क्या कह रहे हैं सर? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो रिएक्टेंट कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बनकर तैयार होता है, जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। तो हमने कहा अगर पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने या उसको लिखकर बताने का एक ढंग रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में या तो एक तीर का चिन्ह लगा होगा या एक बराबर का चिन्ह लगा होगा। बराबर का चिन्ह यह बताता है कि इस तरफ के रिएक्टेंट का जितना वजन है उतना ही इस तरफ के उत्पादों का वजन होगा। बराबर लगने पर अभिक्रिया या समीकरण संतुलित मानी जाती है। लेकिन यहां हम लोग हम लोग तीर के निशान से आपको दिखा रहे हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए ध्यान से कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अगर कोई पूछे रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो पदार्थ जिनमें बदलाव हो रहा है उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में वो नया पदार्थ जो बनकर तैयार हो रहा है, उसे उत्पाद कहते हैं। मुझे लगता है कि आप अभिकारक और उत्पाद समझ गए होंगे। अगर पिछली स्लाइड में हम CO2 को देखेंगे, अगर यहां आप CO2 को देखें तो CO2 में आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों ही अभिकारक हैं। दोनों के दोनों ही अभिकारक हैं। और ये जो CO2 हुआ ये उत्पाद है। इसको रिएक्टेंट कहते हैं। बेसिक चल रहा है बिल्कुल। इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसको अभिकर्मक भी कह सकते हो। ये अभिकर्मक कहो, अभिकारक कहो, एक ही बात है। अब चलिए यहां से आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला सवाल है, ये जो तीरा होता है, तीर का सिरा होता है उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर का सिरा, ठीक है सर। चलिए कौन से तीर की बात चल रही है? इस वाले तीर की बात चल रही है कि तीर का जो सिरा होगा वो उत्पाद की तरफ होता है और तीर की जो पूंछ होती है वो अभिकारक या अभिकर्मक की तरफ होती है। यार मुझे पढ़ाने दो ना प्लीज, ऐसे क्यों आप बेकार की बात कर रहे हो? मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं PPT इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको ढंग से पढ़ा पाऊं, आपको जल्दी से समझा के पढ़ा सकूं। और आप इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करेंगे, ऐसा मत करिए। मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज, ऐसा मत करिए।
प्लीज पढ़ाने दीजिए। तो मैं बता रहा हूं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो रासायनिक समीकरण होती है वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। रासायनिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है। उसमें जो भाग लेता है, जिसमें बदलाव होता है, उसे अभिकारक अभिकर्मक कहते हैं। और जो उससे नया पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे जो है प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक तीर लगा होता है। ये जो तीर लगा होता है, इस तीर की जो पूंछ होती है वो अभिकारक की तरफ होती है, अभिकारक की तरफ होती है। और जो तीर का चिन्ह होता है या जो उसका सिरा होता है, उसका जो माथा होता है, वो उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, चलिए अब हम ले एक सवाल लेते हैं। हम लोग एक सवाल लेते हैं। इस सवाल में भी ये ऊपर नीचे ऑप्शन हुआ है। सवाल क्या है? सवाल है, ये ग्रुप डी का सवाल है कि एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? पहला, अभिक्रिया की परिस्थिति कैसी है, ये मैं सही करवा दूंगा, ऊपर नीचे करवा दूंगा। दूसरा, उत्पाद की तरफ इंगित करता है। तीसरा, रिएक्टेंट अभिकारक को इंगित करता है। या चौथा, विलायक को इंगित करता है। यह आपका ग्रुप डी का ही सवाल है 2022 का। किसको इंगित करता है? सवाल यह है, किसको इंगित करता है? किसको इंगित करता है? तो कहेंगे ना उत्पाद को इंगित करता है। अभी आपने बताया है ना कि इधर अभिकर्मक लिखा है, इधर अभिकारक लिखा है या अभिकारक लिखा है, और इधर उत्पाद लिखा है, ये उत्पाद है। तो ये कह रहा है तीर का सिरा, तीर का सिरा, ये तीर का सिरा है। किसकी तरफ है? उत्पाद की तरफ है तीर का सिरा। तीर का सिरा किसकी तरफ है? उत्पाद की तरफ है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए, अब हम जब यहां से आगे चलेंगे तो यहां से आगे चलने पर हमें रासायनिक समीकरण के प्रकार देखने होंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण, अब ध्यान से सुने, जब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस या इम्बैलेंस। जब हम संतुलित रासायनिक अभिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जितना वजन अभिकारकों का था, उत्पाद बनने के बाद भी उतना ही वजन होगा, उतना ही वजन होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणुओं ने भाग लिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अगर उतने ही अणु आपको मिलते हैं, उतना ही वजन आपको मिलता है, तो हम कहेंगे कि सर, हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। और अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों के वजन में अंतर आता है, दोनों के वजन में अंतर आता है, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रकार की असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, रासायनिक समीकरण के प्रकार आप पढ़ने निकले तो आपने कहा पहला संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखें एक बार, Zn के कितने परमाणु हैं? एक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो है। सल्फर का कितना है? एक है। ऑक्सीजन के कितने हैं? चार हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? चार हैं। ठीक है सर, इधर चेक करते हैं। Zn का कितना है? एक है। यहां भी एक है, यहां भी एक है। सल्फर का यहां कितना है? यहां भी एक है, यहां भी एक है। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहां भी चार हैं, यहां भी चार हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? यहां भी दो है, यहां भी दो हैं। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है, जिसमें यहां जितने परमाणु हैं, जितने अभिकारक हैं, जितने अभिकारक होते हैं, जितना अभिकारकों का वजन होता है, जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है।
उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है। एक बात, जब आप असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने आए, इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ने आएंगे, तो देखते हैं एक बार कितना है। यहां फेरस के कितने हैं? 3 हैं। यहां हाइड्रोजन के कितने हैं? 3 और 4 दूनी 8 है। यहां ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। इधर देखिए तो, इधर हम लोग फेरस के कितने हैं? 3 हैं। फेरस के कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 दूनी 8 हैं। तो हाइड्रोजन के 8 हैं, सही बात है, इधर भी 8 है। इधर इसके 3 हैं, तो यहां भी इसके 3 हैं। ऑक्सीजन के यहां 4 हैं, और ऑक्सीजन के यहां भी 4 हैं। यहां भी 4 हैं, और यहां भी 4 हैं। यहां भी 4 हैं, और यहां भी 4 हैं। इधर भी 4 हैं, और इधर भी 4 हैं। तो यहां से हम लोग अगर देखेंगे, तो इसमें से इसको हटाना होगा, इसमें से इसको हटाना होगा, इसमें से इसको हटाना होगा। तो अब देखिए इधर, ये असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहां पर फेरस का 1 है, यहां पर फेरस के 3 हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन के 4 है, 4 दूनी 8 हैं। यहां पर हाइड्रोजन के अणु 4 दूनी 8 है। यहां ऑक्सीजन का 1 है, और यहां ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इधर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इधर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस कंडीशन में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ये अणु यहां ज्यादा मिलते हैं, यहां अणु कम होते हैं। ऐसी स्थिति को हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम किसी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। बात समझ रहे हैं? चलें आगे। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का क्या गुण होता है कि भाई इधर और इधर का द्रव्यमान बराबर होता है। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर बराबर नहीं होता है, बराबर बराबर नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं, आइए। ऐसा क्यों होता है? कोई भी अभिक्रिया संतुलित क्यों होनी चाहिए? कोई भी अभिक्रिया संतुलित इसलिए होनी चाहिए क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो एंटोनियो लेवोजियर है, वो ये कहता है कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व पदार्थ होंगे, और उन पदार्थों से जो भी उत्पाद बनकर तैयार होगा, उन दोनों का द्रव्यमान बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होनी चाहिए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होना जरूरी है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, भाग लेने वाले तत्वों का और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनते हैं, उन तत्वों का, उन पदार्थों का द्रव्यमान बराबर बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। बात समझे? एक बार बताइए, क्या आप समझे संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? एक बार बताओ बच्चों, बताओ एक बार कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या आप समझे क्या होती हैं? देखिए क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, एक बात है। और दूसरी बात यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर होती है, बराबर बराबर होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बार देख लेते हैं जरा, आइए आपको दिखाते हैं, देखते हैं। सर हमने क्या किया कि जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ये कैसे हुआ है थोड़ा बहुत, ये जिंक यहां लिखना है, Zn प्लस H2SO4। देखे ध्यान से, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जिंक और H2SO4
जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो देखेंगे जिंक सल्फेट और H2 इसका निर्माण होता है। यहां देखिए जिंक के कैसे करते हैं, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको बैलेंस ऐसे किया जाता है, देखिए। एक सेकंड, यहां देखिए इससे जो इधर होता है ये फिर ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, नहीं, ये पूरा पूरा ये इधर चला गया है, ये थोड़ी आएगा इधर पे, यहाँ कोई ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम कर दिए था, देखिए इधर, तो इधर ये लिखा है Zn, Zn प्लस H2SO4 लगाना है। तो इधर हम देखेंगे तत्वों के नाम, ये Zn है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। किस किस ने भाग लिया है? जिंक ने भाग लिया, हाइड्रोजन ने भाग लिया, सल्फर ने भाग लिया, ऑक्सीजन ने भाग लिया। जिस जिसने भाग लिया है, जिस जिसने भाग लिया है उसको हम यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल करवा रहे हैं भाई, उसको यहां लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी है। Zn कितना है? 1 है। सर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। जब आप राइट हैंड साइड देखने गए तो आपने कहा जिंक कितना है? 1 है, चलो सर बराबर हो गई। सल्फर कितना है? 2 है, तो बराबर है। सर ऑक्सीजन कितना है? जो है सल्फर के बाद ये क्या है? सल्फर, सल्फर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की 4 है। अगर किसी भी अभिक्रिया में, अगर किसी भी अभिक्रिया में आपने कहा कि इस तरफ और इस तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर बराबर होती है, इधर जितने परमाणु थे इधर जितने परमाणु हो उधर बराबर हो जाए तो इस बीच वाले चिन्ह को बराबर कर देते हैं। यह संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है, यह संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग संतुलित की जगह बैलेंस करना सीखते हैं। पहले हमारी संतुलित अभिक्रिया थी, अब यहां देखते हैं इसको हमको बैलेंस करना होगा। जब हम इसे बैलेंस करने आएंगे, देखो यहां पर अब FeH2O है, FeH2O है, इससे बनकर तैयार हुआ है Fe3O4 और H2 इससे बनकर तैयार हुआ है। तो इधर हम कहेंगे कि ये वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड है और ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए यहां हम लोग किस किस ने भाग लिया है? फेरस ने भाग लिया, फेरस लिख दिया। हाइड्रोजन ने भाग लिया, हाइड्रोजन लिख दिया। ऑक्सीजन ने भाग लिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अणुओं की संख्या लिखते हैं कितनी कितनी है। फेरस की कितनी है? वहां 1 है तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन की 2 है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन की 1 है तो 1 लिख दिया। इधर आए, फेरस की कितनी है? 3 है तो 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की कितनी है? 4 है तो इधर 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन की कितनी है? 2 है तो 2 लिख दिया। इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और इधर राइट हैंड साइड लिख दी। ठीक है सर, हमने देखा कि यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस फेरस को 3 बनाना है तो फेरस को 3 से गुणा कर देंगे। हमें इस ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो उसको 4 से गुणा कर देंगे। ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। पेपर में ऐसे ही लिख के करना होगा। ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। अब लिख देते हैं, फेरस को 3 बनाइए। ये फेरस 1 है तो फेरस को 3 बना देंगे। ये आपका जो ऑक्सीजन है यहां 1 है तो ऑक्सीजन यहां पर कितना है हमारा? इधर ऑक्सीजन कितना है? ये 1 है तो ऑक्सीजन को यहां 4 बना देंगे।
ऑक्सीजन को यहां 4 बना देंगे। अगर आप यहां देखोगे, इधर देखोगे, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया है। इसी वजह से आपको यहां 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 हो गए हैं। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 हो गए हैं। तो आपको मैं दोबारा बताने की एक बार कोशिश करता हूं कि पेपर में आप कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, एक मेरी बात, बहुत बारीक बात बताता हूं क्या, कि ये जो नीचे लिखे हुए H2 लिखा है, O4 लिखना है, H2 लिखा है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना। इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। आपको बदलाव किसमें करना है? अणुओं की संख्या में करना है, इसके सूत्र में नहीं। अणुओं की संख्या में करना है। अणुओं की संख्या में कैसे करना है? ये आपके पास फेरस है, आपने देखा यहां 1 है, यहां 3 है, तो यहां 2 है, यहां 2 है, या 4 है, या 4 है। ठीक है, फेरस को आपको कितना बनाना है? फेरस को आपको 3 बनाना है, बना दिया। ऑक्सीजन को आपको कितना बनाना है? 4 बनाना है, तो 4 बना दिया। एक बार बना के देखते हैं। आपने यहां लिया 3, यहां लिया 3, और ऑक्सीजन को बनाया 4। आपके ऑक्सीजन को 4 बनाते ही हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इधर जाने पर आपको हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा, इसलिए यहां भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां 3 लगाते हैं, यहां 4 लगाते हैं, तो यहां आपको 4 लगाना पड़ेगा। ऐसे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ऐसे आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां ये आज की क्लास में एक सवाल करा देता हूं, एक सवाल करवा देता हूं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? देखते हैं संतुलित में। ये देखिए हाइड्रोजन में H2O, इधर देखिए, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हो गए? हाइड्रोजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। इधर जाएंगे तो 1 है, तो ये तो संतुलित नहीं है। यहां ये Na का 1 है, Na का 1 है, H2 2 है, H2 2 हो गए, 1 ये हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। MgO2 है, MgO2, Mg का 1 है, यहां 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, ये भी नहीं हो सकती। मैग्नीशियम कितना है? 2, यहां मैग्नीशियम कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2, यहां कितने हैं? 2, ये हो सकती है। ऐसे आपको शामिल करना है। ये आपका सवाल, ये ग्रुप डी का सवाल है, वो लिखना भूल गए हैं भैया हमारे। ये ग्रुप डी का सवाल है 2022 का। ठीक है, बात क्लियर है? ऐसे ही मैंने 4-5 सवाल लगाए हैं यहां। तो कल की क्लास में या तो आप एक बार घर जाके इसको देख लेंगे, या फिर कल हम लोग क्लास में आके करा देंगे। जैसे एक सवाल ये है, मान लेते हैं कि ये N2 है और ये H2 है, तो यहां कितना होना चाहिए? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। H2 का यहां पता नहीं कितने हैं, लेकिन यहां H कितने हैं? 2 तिया 6 हैं। यहां H 6 हैं, तो यहां H कितने हो जाने चाहिए? 6 हो जाने। 2 तिया 6, यहां 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अब मुझे एक बार बच्चे ये बताइए कि ये मेथड ठीक है या नहीं है। एक बार 30 सेकंड में, 1 मिनट में जल्दी बता दीजिए कि ये मेथड आपको ठीक लग रहा है या नहीं। एक बार बताइए कि ये मेथड ठीक है क्या? इसमें ठीक है ना? इसी को रखेंगे, इसी मेथड पे आगे चलेंगे, इसी मेथड पे आगे चलेंगे और सवाल करते चलेंगे। और ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो ऐसे ही इस पे चलेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको पेपर के लिहाज से अच्छा पढ़ाया जाए, कोशिश कर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। वक्त भी आपको कम लगेगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा, और थोड़ा वो जो हमारी इमेज वगैरह है इमेज वगैरह है वो भी लगा देंगे। कोई बच्चा कह रहा थोड़ा हंस दीजिए। मासूम भैया तुम बहुत देर से जो है, ठीक है,
आप जो है बहुत देर से कह रहे हैं पीपीटी से मत पढ़ाइए, पीपीटी से मत पढ़ाइए। ठीक है भैया, ऐसे पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, चिंता ना करें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। हाँ। और हर हर किसी की तो भाई खाई से पूरी नहीं की जा सकती। कोई कहता है कि भाई ऐसे पढ़ा दो, कोई कहता है वैसे पढ़ा दो। भैया थोड़ा सा बैलेंस करके ही पढ़ाना पड़ेगा। हर बात पर हर कसौटी पर कैसे खरे उतर सकते हैं? हर कसौटी पर तो कोई भी व्यक्ति पूरा खरा नहीं उतर सकता। बात समझ में? तो हम अपनी तरफ से पूरा बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि आपको ठीक तरीके से जो है पढ़ाया जाए। ठीक है। चलिए, तो आप इसको देखेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा जो ये जगह जगह जो हल्की हल्की मिस्टेक्स हैं, जैसे पीछे आप देख रहे थे, इसको ठीक करा के तब आपको जो है तब आपको जो है भेज देंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, आज के लिए नमस्ते। खूब खुश रहिए, खूब आनंदित रहिए। नमस्ते, खुश रहिए।